नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले अपन ने जो भी वर्क किया हुआ है उसको आपने कंप्लीट किया होगा। एक दो क्लासेस और होगी अपनी, इसके बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपना लेक्चर नंबर 6 है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और इससे पहले अपन ने जो सीमा है उन पे वर्क किया था, अपन ने बाउंड्रीज पे वर्क किया था, बाउंड्रीज के टाइप देखे थे और उनकी क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है, आधार देखा था अपन ने। जेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। जेनेटिक क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हार्शोन ने दिया था। और उसमें हम इसमें हार्शोन का वर्क है जेनेटिक क्लासिफिकेशन में। जेनेटिक क्लासिफिकेशन में हार्शोन का वर्क है। हार्शोन अमेरिकन विद्वान है। और इसमें अपन ने कौन कौन सी बाउंड्रीज देखी थी? एंटीसीडेंट बाउंड्रीज देखी थी और सब्सिक्वेंट बाउंड्रीज देखी थी, पूर्ववर्ती, परवर्ती और सुपर इम्पोज्ड बाउंड्रीज देखी थी, परवर्ती, अध्यारोपित और अवशिष्ट बाउंड्रीज देखी थी अपन ने, रेजिडुअल या अवशिष्ट। तो अवशिष्ट में अपन ने वियतनाम की जो 17 डिग्री नॉर्थ है, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, उसका एग्जाम्पल लिया था। तो अवशिष्ट के बारे में अपन ने देखा था कि ये बाउंड्रीज वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, फिर भी वहाँ की जो संस्कृति है उस पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। साइलेशिया की जो संस्कृति है वहाँ ये देखने का मिलता है। वहाँ जर्मनी और जो रशिया का जो विवाद था वो खत्म हो गया, पर अभी भी वहाँ के जो अधिवास हैं, मानवीय भूदृश्य है, उन पर उनका अधिवासों पर उनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे हमने इसमें इसका एग्जाम्पल लिया था, सबका एग्जाम्पल लिया था। और भारत और जो पाकिस्तान की जो बीच की बाउंड्रीज है उनको अपन ने परवर्ती में रखा था। और अध्यारोपित में क्या होता है, ये सभी सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास से संबंधित है। सांस्कृतिक भूदृश्य के विकास से संबंधित है कि सांस्कृतिक भूदृश्य का विकास, सांस्कृतिक भूदृश्य में क्या क्या आ जाएंगे? भाषा, संस्कृति, कल्चर, ये सब आ जाएगा। भाषा, संस्कृति, धर्म, इनके आधार पर होती है ये सभी, धर्म के आधार पर। तो इनमें क्या होता है, किस प्रकार से भूदृश्य का विकास हुआ है, पहले हुआ है या बाद में हुआ है, उसके हिसाब से अपन ने इनको डिवाइड किया था। तो सुपर इम्पोज्ड जो होती है, इसमें भाषा संस्कृति को ध्यान में नहीं रखकर उनके आधार पर नहीं खींची जाती है, जबरन आरोपित कर दी जाती है। इसी प्रकार से परवर्ती में भूदृश्य का विकास जो है वो बाद में होता है। तो इस प्रकार से अपन ने इन सबको देख लिया था। अब अपना एक जो मेन जो बच गया इसका मोर्फोमेट्रिक जो अपनी है, मोर्फोलॉजिकल जो अपनी बाउंड्रीज हैं वो बच गई। इसमें मोर्फोलॉजिकल बाउंड्रीज हैं, आकारी की या भू आकारी की सीमाएं जो हैं उन पर आज अपना वर्क है। तो इसमें अपन नदीकृत, पर्वतकृत, वो सब बाउंड्रीज पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर अपना इसी पर बेस्ड रहेगा और सीमांत को भी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सीमाओं का आकारी की वर्गीकरण है, इस पर अपना आज का वर्क है। लेक्चर नंबर 6 है ये अपना, सीमाओं का आकारी की वर्गीकरण। तो ये है कि प्राकृतिक भूदृश्यों के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है। इसमें भी अपन को 3 टाइप्स पढ़ने हैं। देखिए, आकारी की वर्गीकरण के 3 प्रकार हैं। एक नंबर पे तो अपना है ये भू आकृतिक, ए लिखा हुआ है यहाँ, भू आकृतिक। और फिर इसके बाद बी आएगा, ज्यामितीय आएगा बी। इसमें बी जो पार्ट है उसमें है ज्यामितीय, झीलकृत सीमाएं। फिर ये आ गया बी यहाँ, ज्यामितीय और भू आकृतिक सीमाएं इसी में है। ज्यामितीय के बाद है यहाँ नीचे, ज्यामिति के बाद एक भू आकृतिक सीमाएं भी होती हैं, वो इसमें स्लाइड लगी नहीं है, वो मैं बता दूंगी। वो भी भूदृश्य के आधार पर होती हैं। भू आकृतिक सीमाओं का ही प्रकार होती है एक तरह से वो। तो इसमें अपन ने सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, ये फर्स्ट स्लाइड है, भू आकृतिक सीमाएं देखते हैं अपन। भू आकृतिक सीमाओं में क्या होगा कि प्राकृतिक भूदृश्यों के आधार पर इनका निर्धारण होता है, जिनमें गणितीय व सांस्कृतिक तत्व भी शामिल होते हैं। तो गणितीय और सांस्कृतिक तत्व भी शामिल होते हैं। देखते हैं अपन किस प्रकार से होती है ये। भू आकृतिक सीमाओं में है कि प्राकृतिक बाधा स्वरूप होने के कारण धरातलीय स्वरूप के आधार पर निर्धारित होती है। धरातल का स्वरूप कैसा है, पर्वत है, नदी है, झील है, उस प्रकार से इनका निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले है पर्वतकृत सीमाएं। पर्वतकृत सीमाएं 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, और इनमें देखते हैं अपन सबसे विवादित कौन सी होती है, सबसे बेस्ट कौन सी होती है, तो वो अपन देखते हैं। पर्वतों द्वारा जो सीमाएं निर्धारित की जाती है, तो ये सबसे प्राचीनतम भी होंगी, प्राचीनतम भी कह सकते हैं अपन इनको। और अभी जो अपन ने पीछे देखा था इसमें जो ये पूर्ववर्ती हैं इनको प्राथमिक भी कहा जाता है, प्राथमिक सीमाएं। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, तो अपन को ये सब्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट, ये तो याद रखना ही है। सब्सिडेंट और एंटीसीडेंट, प्राथमिक भी नाम लिखा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन पर्वतकृत सीमाओं को 3 प्रकार से बांट सकते हैं अपन। सबसे पहले कि सर्वोच्च शिखरों को मिलाने वाली सीधी रेखा। तो आप बताइए कि ये पॉसिबल तो नहीं है कि धरातल पर खींचना पॉसिबल नहीं है। मैप पे अपन बता सकते हैं कि सर्वोच्च शिखरों को मिलाने वाली रेखा है, उसके आधार पर बाउंड्रीज डिफाइन करें अपन। या फिर जल विभाजक रेखा। जल विभाजक क्या होता है कि जैसे एक पर्वत शिखर है, इसमें जल विभाजक, और जो इसके जैसे अपन चाइना की और बात करते हैं अपन, हिमालय में जो विभाजन है, फिंगर्स, आपने नाम सुना होगा, फिंगर्स के आधार पर जो विभाजन है, तो ये जो जल विभाजक रेखा के आधार पर है, ये सबसे ज़्यादा विवादित होती हैं। सबसे ज़्यादा विवादित होती है। चिली अर्जेंटीना का जो सीमा विवाद है इंडीज पर्वत को लेकर, वो भी जल विभाजक के आधार पर है। तो ये स्पष्ट नहीं होते, जल विभाजक जो है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते। तो इन पर जो आधारित सीमाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा विवादित होती हैं। नेक्स्ट है पर्वत की तलहटी के आधार पर, जो तलहटी वाला भाग होता है या गिरिपद वाला भाग बोल सकते हैं अपन, गिरिपद वाला भाग, उसके आधार पर भी सीमाओं का विभाजन होता है। तो ये 3 आपको पता होना चाहिए कि मुख्यतः किन आधारों पर पर्वत की जो सीमाएं हैं उनका निर्धारण होता है। अब इसमें अपने एग्जाम्पल देखते हैं। पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है, और ये स्पेनिश और फ्रेंच कल्चर को अलग करता है। तो ये सांस्कृतिक सीमांत में भी अपन पढ़ेंगे इसको, पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत इटली फ्रांस की सीमा बनाता है, इटली ऑस्ट्रिया की सीमा बनाता है और इटली स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है। और डेंग्रिक पर्वत है वो कंबोडिया थाईलैंड की सीमा बनाता है। हम इनका मैप भी देखेंगे अभी।
डेंग्रक पर्वत और यूरोप का मैप देखते हैं अपन सबसे पहले। तो यूरोप में अपन ने देखा कि ये पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है, ये सीमा बनाती है स्पेन इसमें से हटा दिया हुआ है, और फ्रांस के मध्य। और नेक्स्ट है ये आल्पस पर्वत श्रृंखला। आल्पस पर्वत श्रृंखला ये इटली है, इटली और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाती है। और आल्पस पर्वत श्रृंखला यहाँ इटली और फ्रांस के मध्य भी सीमा बनाती है। और इटली और इधर भी सीमा बनाता है ये ऑस्ट्रिया है, यहाँ ऑस्ट्रिया का अपन ने विचिनाकृत मैप देखा था, ऐसे विचिनाकृत नहीं देखा था, एलोंगेटेड शेप में देखा था, सॉरी प्रॉप्ट शेप में देखा था। प्रॉप्ट शेप में क्या होता है कि लगभग कॉम्पैक्ट रहते हुए एक या दो भाग है वो बाहर निकल जाते हैं, ये होता है प्रोरप्ट शेप। आप ध्यान रखना, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया शायद। विचिनाकार में तो फ्रेगमेंटेड बोलते हैं ना, विचिनाकार में तो अलग अलग भाग हो जाते हैं, जैसे फिलीपींस का देखा था अपन ने, तो विचिनाकार अलग होता है। एलोंगेटेड का मतलब बहुत लंबा, जैसे चिल्ली हो गया एलोंगेटेड में। प्रोरप्ट का मतलब होता है कि एक या एक से अधिक भाग बाहर की ओर निकला होता है। तो ऑस्ट्रिया प्रोरप्ट शेप का उदाहरण है। ऑस्ट्रिया मैंने उस टाइम भी बताया था आपको, ऑस्ट्रिया प्रोरप्ट शेप का उदाहरण है। तो यहाँ अपन ने देख लिया, एक कार्पेथियन माउंटेन्स भी है, तो ये है सर्बिया और ये है रोमानिया। तो यहाँ ये भी सीमा बनाता है, कार्पेथियन जो माउंटेन्स है हंगरी और रोमानिया के मध्य। तो आप इसको और टेली कर लेना, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो आप इन सबको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन, आपने पर्वतकृत सीमाएं पढ़ रहे हैं अपन, पर्वतकृत सीमाएं। तो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला, आपको एक बार ऐसे लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये पर्वत श्रृंखला कौन से देश में है, तो आप रीजनल जब देखोगे तो आपको इजीली सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये देखा था अपन ने, डेंग्रक पर्वत है कंबोडिया थाईलैंड में, ये भी बता देती हूँ आपको। कंबोडिया थाईलैंड में डेंग्रक पर्वत की लोकेशन देखनी है अपने को। तो ये है कंबोडिया थाईलैंड का मैप, इसको मैं जूम करती हूँ। ये यहाँ थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको डेंग्रक माउंटेन्स जो है वो थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य, कंबोडिया या कंपूचिया इसका पुराना नाम था, थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य सीमा बनाता है कंबोडिया। और यहाँ ईस्टर्न माउंटेन्स है, ये वियतनाम और कंबोडिया के मध्य सीमा बनाते हैं। तो सारे मैप्स इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, फिर भी जितने उसके मैंने इंक्लूड किया है। तो आप जब भी रीजनल पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए लोकेशंस का रिलेटेड। तो ये आपने देख लिया, कंबोडिया और थाईलैंड के मध्य सीमा बनाता है डेंग्रक पर्वत, और ईस्टर्न माउंटेन्स जो है वो वियतनाम और कंबोडिया के मध्य सीमा बनाते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपन भूआकारिक सीमाएं जो है वो पढ़ रहे हैं। अब अपन देखेंगे नदीकृत सीमा है, उसमें भी मुख्यतः 3 आधारों पर निर्धारण किया जाता है, और ये भी विवादित रहती हैं। और नदीकृत सीमा हो या पर्वतकृत सीमा हो, दो जो राज्य हैं या जो भी बाउंड्री शेयर करते हैं, वो अगर आपस में उनका सामंजस्य रहेगा तभी ये सीमा है, इनको मतलब विवाद नहीं होगा, वरना तो विवादित ही रहेंगी हमेशा से ये। तो मुख्यतः 3 आधार हैं, माध्यिका रेखा, नदी तल को बराबर बांटकर, और नौकागम्य चैनल, मध्य मार्ग या थालवेग के सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थालवेग जो प्रिंसिपल है इसका भी अपन एग्जाम्पल देखेंगे। और नदी के किसी एक किनारे के आधार पर, तो ये है कि नदी जो है हमेशा नौकागम्य रहे, ये जरूरी नहीं है, उसमें पानी का बहाव है उसका हिसाब देखना पड़ेगा अपने को। तो नौकागम्य चैनल, मध्य मार्ग में थालवेग के सारे, और नदी तल को बराबर बांटकर, तो नदी का जो तल है उसकी गहराई भी हमेशा बराबर रहे, ये जरूरी नहीं है। तो उसमें तो माध्यिका, जैसे ये अपन एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको अपन देखते हैं। जैसे एक अपन ने ऐसे नदी का एक बहाव का मैप बनाया, तो इसमें माध्यिका का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे मिडल पॉइंट्स डिसाइड कर लिए गहराई के आधार पर, और फिर उनको अपन बराबर से मिलाने वाली रेखा के आधार पर बनाए। तो ये भी इतना पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो वे काम में लिया जाता है जो प्रिंसिपल, वो है नौकागम्य चैनल, मध्य मार्ग के आधार पर। और ये भी विवादित सा रहेगा कि नदी के किसी एक किनारे के आधार पर, झील में भी ये पॉइंट माना जाता है महत्वपूर्ण, पर ये भी विवादित है। सबसे ज़्यादा ये काम में लिया जाता है नौकागम्य चैनल के आधार पर। तो अपन इसमें देखेंगे, इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे अपन। और ये जो UN क्लॉज जो है, उन नियमों का सहारा लिया जाता है इसमें। थालवेग के सारे, नौकागम्य चैनल की जो नाव चल सकती है जिसमें, जिस गहराई में या जिस पानी का एक लेवल देख के, तो उस आधार पर जो वेग, जो मार्ग डिसाइड किया जाता है, जो सीमा डिसाइड की जाती है, उसको अपन बोलेंगे नौकागम्य चैनल, मध्य मार्ग। नेक्स्ट देखते हैं अपन नदीकृत सीमाओं में, देखते हैं अपन कनाडा, USA, सेंट लॉरेंस नदी, इनके मैप सबके इंक्लूड किए हुए हैं। और ओरेनिको नदी है वो कोलंबिया, वेनेजुएला की सीमा बनाती है। पराना नदी है वो पराग्वे, ब्राजील और पराग्वे, अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। उरुग्वे नदी है वो उरुग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ब्राजील की सीमा बनाती है। मेक्सिको और USA की सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। और कनाडा और USA की सीमा बनाती है सेंट लॉरेंस नदी। तो ये सारी नदियाँ देखेंगे अपन। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इनको टैली कर सकते हो अपनी एटलस में देख के सब मैप्स को। अफ्रीका की ये प्रमुख नदियाँ दी हुई है, किस किस के मध्य ये सीमा बनाती है, और एशिया की दी गई है। और यहाँ मैं एक आपको वर्क देती हूँ कि आपको भारत में जो नदियाँ हैं मैं बता भी दूंगी, और आप इनको अच्छे से टैली करेंगे सभी को। भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के मध्य जो सीमा बनाने वाली नदियाँ हैं, आप उनका मैप देखोगे अच्छे से और कमेंट सेक्शन में बताओगे। एशिया की भी मैं यहाँ बता दूंगी। तो इसका मैप देखते हैं अपन। कनाडा और USA का मैप देखते हैं सबसे पहले। तो अपन कनाडा USA का मैप देखते हैं। इसमें ये रहा, यहाँ झीलकृत में भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे अपन। यहाँ सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि सेंट लॉरेंस जो नदी है वो सीमा बनाती है कनाडा और USA के मध्य। सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ये, और ये इधर गिरती है, इसमें सेंट लॉरेंस नदी है, यहाँ सेंट लॉरेंस नदी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो रियो ग्रांडे नदी है वो इसमें गिरती है मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और USA में
ये यहाँ से निकलती है और इसमें गिरती है मेक्सिको की खाड़ी में, और मेक्सिको की खाड़ी है और मेक्सिको और यूएसए के मध्य सीमा बनाती है। ये है मेक्सिको, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और यूएसए। तो रियो ग्रांडे नदी हो गई। इसको आप फिर अपने एटलस में टैली कर सकते हो सभी मैप्स को। ये अपन देख रहे हैं, रियो ग्रांडे हो गई, सेंट लॉरेंस हो गई। अब ओरिनिको और पराना पराग्वे जो दक्षिण अमेरिका की नदियाँ हैं उनको मैं बता देती हूँ। यहाँ ये वेनेजुएला और कोलंबिया की सीमा बनाती है ओरिनिको नदी। ये यहाँ बॉर्डर शेयर करती है और ये इधर डेल्टा बनाती है। ओरिनिको नदी वेनेजुएला और कोलंबिया की सीमा बनाती है। पुतमायो जो नदी है वो पेरू और कोलंबिया की सीमा बनाती है। पुतमायो अमेजन नदी की ही एक सहायक नदी है। और ये झील की सीमा में भी फिर अपन मैप देखेंगे। पराग्वे नदी जो है यहाँ है ब्राजीलियन उच्च भूमि, पूर्वी ब्राजीलियन उच्च भूमि है। यहाँ पर ब्राजीलियन उच्च भूमि यहाँ से निकलती है ये पराना नदी। पराग्वे नदी है ये यहाँ मोंटेग्रासो पठार है उससे निकलती है, मोंटेग्रासो से पराग्वे नदी। तो ये पराग्वे नदी सीमा बनाती है पराग्वे और ब्राज़ील की। यहाँ ब्राज़ील और ये पराग्वे, और फिर ऐसे सीमा बनाती है ये। और ये पराना नदी है, ये फिर ब्राज़ील और पराग्वे की सीमा बनाती है यहाँ, और फिर इसमें मिलती है। उरुग्वे नदी है, ये बनाती है ब्राज़ील और अर्जेंटीना, और उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। और यहाँ ब्यूनस आयर्स सिटी है, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स सिटी है, आयर्स। तो ये आप फिर से इनको टैली कर लेना मैप में। नेक्स्ट देखते हैं अपन, अफ्रीका में है ऑरेंज नदी, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा बनाती है। जेम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। कांगो नदी जायरे और कांगो की सीमा बनाती है। कांगो या जायरे ये जैसे ऐसे हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है ऊपर की साइड, और उसके नीचे है डेमोक्रेटिक अफ्रीका जिसको अपन जायरे बोलते हैं, उनके मध्य ये सीमा बनाती है। यहाँ ये गलत लिखा है, कांगो के मध्य नहीं बनाती। कांगो नदी जायरे इसको बोलेंगे डेमोक्रेटिक अफ्रीकन, और जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है उसको, उन दोनों के मध्य सीमा बनाती है। ये नॉर्थ में है और ये साउथ में भी मैप देखेंगे तो उसे क्लियर हो जाएगा अपने। इसमें देखते हैं अपन इसका मैप, कांगो जायरे नदी और अफ्रीका की मेन जो नदियाँ उनका देख लेते हैं अपन। ये है कांगो जायरे नदी, तो ये दक्षिण अटलांटिक सागर में गिरती है। ये मैप है यहाँ कांगो जायरे नदी। तो ये कांगो अफ्रीकन रिपब्लिक है और ये जायरे है, जायरे या कांगो, इनके मध्य सीमा बनाती है दोनों के मध्य, और दक्षिण अटलांटिक सागर में गिरती है। नेक्स्ट मैप देखते हैं अपन, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी ड्रेकन्सबर्ग जो पर्वत श्रृंखला है, ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला है, यहाँ से निकलती है ऑरेंज नदी। और इसके सहायक नदी है वाल और मोलापो, और ये अंगूरे बीच जलप्रपात बनाती है। और नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के मध्य, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के मध्य सीमा बनाते हुए, और ये बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के मध्य भी सीमा बनाती है। तो ये सीमा बनाते हुए अटलांटिक सागर में गिरती है। तो ये सब मैप आप खुद बना सकते हो, नहीं बनाओ तो इनको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, तो आपकी ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक दो मैप और भी है शायद अफ्रीका का एक मैप और है यहाँ जेम्बेजी नदी देखते हैं अपन। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा बनाती है जेम्बेजी नदी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये है जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जैसे ये तो सभी जाम्बिया, जिम्बेजी, जिम्बाब्वे, ये तो याद रह जाएगा। जेम्बेजी नदी और हिंद महासागर में एस्चुरी बनाती है, कटंगा पठार से निकलती है, कटंगा प्लेटू से निकलती है और हिंद महासागर में एस्चुरी बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात, गरजता धुआं भी कहलाता है। ये जो प्रपात है जेम्बेजी नदी बनाती है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो गई। दक्षिण अफ्रीका की सारी नदियाँ जो है मेन अपन ने देख ली। नेक्स्ट अपन देखते हैं एशिया में भारत का काम जो है वो मैं यहाँ बता दूंगी, और फिर आप इसको अच्छे से टैली करना इंडिया के जो भी मैप्स हैं उनको, क्योंकि अपने इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये सर दरिया और अमू दरिया, इनका भी थोड़ा मैं बताती हूँ आपको। सर दरिया और अमू दरिया दोनों ही अरल सागर में गिरती हैं, अरल सागर में, अरल सी है उसमें गिरती हैं। और अमू दरिया सर दरिया है ये जो पामीर घाट है उससे निकलती है, ये पामीर घाट से। और किस किस की सीमा बनाती है? उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान की सीमा बनाती है सर दरिया नॉर्थ में है, और फिर नीचे है साउथ में अमू दरिया। आप जब मैप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अफगानिस्तान तजाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है अमू दरिया। अमूर नदी है वो चीन और रूस के मध्य सीमा बनाती है। जो आप चीन का मैप देखते हो जब, तो उसमें जैसे ऐसे एक चीन का भाग आता है ऐसे, और ऊपर यहाँ है मंगोलिया, और फिर एक ऐसे वाला भाग आता है ऊपर उठा हुआ, तो यहाँ से ऐसे अमूर नदी निकलती है और फिर सी ऑफ अखोष्टक में जाती है। कहाँ जाती है? सी ऑफ अखोष्टक में, याद रह जाएगा आपको। अखोष्टक सागर में जाती है ये, सी ऑफ अखोष्टक में गिरती है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो। इतना कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा है, आप इनको इजीली याद रख सकते हो। तो सब चीज़ें आप एक बार टैली करोगे, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो आप। ये सब मैंने यहाँ बताया आपको। नेक्स्ट अपन देखते हैं दलदलकृत सीमाएं, दलदल या मरुस्थलकृत सीमाएं देखते हैं अपन। तो इसमें एक तो मोस्ट फेमस एग्जांपल है कच्छ का रण का देखेंगे अपन, और जो विवाद है उसका भी देखेंगे, क्या विवाद है, पाकिस्तान किसको लेकर दावा करता है। और म्यूज़ घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया है, और बेल्जियम और नीदरलैंड के मध्य ये सीमा बनाता है। सुंदरबन डेल्टा है, भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा बनाता है, और ये मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है यहाँ पर, मैंग्रोव वनस्पति। सुंदरी वनों की अधिकता के कारण इसको सुंदरबन बोलते हैं। सुंदरी और कैजुरीना, ये जो दो
मोस्ट एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल है। कैजुरिना और सुंदरी किसके एग्जाम्पल हैं? जो मैंग्रोव पादप है उसके एग्जाम्पल है, मैंग्रोव वनस्पति है उसके एग्जाम्पल है। सुंदरी तो आप सबने सुन रखा होगा, और कैजुरिना भी ध्यान रख लेना। कैजुरिना और सुंदरी दोनों ही इसके मैंग्रोव वनस्पति है, उसके दलदली या मैंग्रोव वनस्पति है उसके उदाहरण हैं। इनकी जड़ें हैं वो बाहर निकली रहती हैं। मैंग्रोव वनस्पति किस लिए इंपॉर्टेंट है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। म्यूज घाटी अपने देख लिया बेल्जियम नीदरलैंड के मध्य, और इसका मैप भी देख सकते हो आप। मैप मैंने इंक्लूड तो किया है, यूरोप का मैप ये रहा, इसमें देख लेते हैं अपन। इसमें आप देखो यहाँ नीदरलैंड है, ये नीदरलैंड का पार्ट है, नीदरलैंड एन लिख देती हूँ मैं, नीदरलैंड, और ये बेल्जियम है, बेल्जियम नीचे इसके मध्य है। म्यूज घाटी का जो क्षेत्र है वो विवादित क्षेत्र है, और इनको पोल्डरलैंड भी बोलते हैं। यहाँ लग्जमबर्ग भी है एक कंट्री, अपन ने उस टाइम देखा था लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग किस में पड़ा था? अपन ने लैंडलॉक कंट्री में पड़ा था, और ये पोल्डरलैंड बोलते हैं इनको, पोल्डरलैंड। निम्न भूमि के देश बोलते हैं पोल्डरलैंड। जो समुद्र से कृषि के लिए निकाली गई भूमि है उसको बोलते हैं, समुद्र से कृषि के लिए निकाली गई भूमि, कृषि के लिए उपयोगी बनाई गई भूमि को पोल्डरलैंड बोलते हैं। तो ये तो आपको पता होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पोल्डरलैंड क्यों बोलते हैं, निम्न भूमि के देश किन्हें कहा जाता है, बाल्टिक कंट्री क्या होती हैं, बाल्कन कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो ये सब चीज़ें आप रीजनल पढ़ोगे तो आपके और भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये वाली स्लाइड देख ली अपन ने। भूआकृतिक सीमाओं में पर्वतकृत, नदीकृत और जो मरुस्थलकृत सीमाएं हैं वो अपन ने देख ली। कच्छ का रन वाला मैप दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ये रहा कच्छ का रन जो है। तो इसमें जो विवाद है वो है, जो सीमा का विभाजन है वो सर क्रिक से है, जबकि पाकिस्तान जो है वो जो विभाजन चाहता है वो है कि 23.5 डिग्री के अलोंग है, ये ऊपर वाला भाग जो है सारा पाकिस्तान को दिया जाए, जबकि अपना जो विभाजन किया है वो है सर क्रिक के सारे। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो कि काजर क्रिक है ये पाकिस्तान के भाग में है, पाकिस्तान में, और जो कोरी क्रिक वाला भाग है वो भारत के भाग में, भारत के हिस्से में है। और इसमें क्या है कि ये चैनल जो है वो हमेशा क्या रहता है, नौकागम्य रहता है, नौकागम्य। तो इसका विभाजन है वो थाल वेग प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग होगा। इंटरनेशनल जो लॉज है यूएन क्लोज उनके अकॉर्डिंग इसका विभाजन है, नौकागम्य रहता है ये चैनल हमेशा। और इसमें पाकिस्तान क्यों इसका जो हिस्सा है वो ऑक्यूपाई करना चाहता है, या भारत इस हिस्से को क्यों नहीं छोड़ना चाहता, तो उसमें यह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा फिशिंग सेंटर है, इनलैंड जो बोलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा इनलैंड फिशिंग सेंटर है ये, इनलैंड फिशिंग होती है यहाँ पे। और यहाँ जो शेल गैस है उसके भी भंडार पाए गए हैं, शेल गैस के भंडार पाए गए हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्षेत्र। इसलिए दोनों ही क्षेत्र इस पर विवाद रखते हैं और इसको लेकर हमेशा डिस्प्यूट बना रहते हैं। तो आपको जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन, ये पूरा मैप आप और भी देख सकते हो, इसमें रिलेटेड जो भी लोकेशंस हैं उनको। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, दलदलकृत सीमा में अपन ने देखा इसको। नेक्स्ट अपन देखते हैं झीलकृत सीमाएं। झीलकृत सीमा में मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको वही है जो ग्रेट लेक्स हैं यूएसए की, उनको देखेंगे अपन सबसे इंपॉर्टेंट तो। और अब सबसे पहले देखते हैं कि इनका आधार भी 3 बेसिस पे किया जाता है, इनके निर्धारण का भी 3 आधार हैं। सबसे पहला है कि दोनों ओर के तटवर्ती भाग के मध्य बिंदु के अनुसार, मध्य बिंदु जैसे अपन ने मादी का देखा था नदी में, और अक्षांश व देशांतरों के आधार पर। अब देखिए अक्षांश व देशांतरों के आधार पर जो अफ्रीका में जो भी जिले हैं उनका निर्धारण है वो अक्षांश व देशांतर के आधार पर किया गया है। अफ्रीका में अपन देखेंगे तो उनका निर्धारण क्या है, असमान निर्धारण है। तो जो विक्टोरिया झील देखेंगे उसका निर्धारण देखेंगे अपन, और ये दोनों ओर के तटवर्ती भाग के मध्य बिंदु का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो अपन ग्रेट लेक्स में देखेंगे। ग्रेट लेक्स हैं उनका इस बेसिस पर निर्धारण किया गया है। तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों ओर के तटवर्ती भाग के मध्य बिंदु के अनुसार जो झीलकृत सीमाएं हैं वो किस देश में पाई जाती हैं, या अक्षांश व देशांतरों के आधार पर झीलकृत सीमाओं के उदाहरण है वो सबसे ज्यादा कौन से देश में देखने को मिलते हैं। तो अफ्रीका में जो भी वोल्टा झील है, चाड झील है और विक्टोरिया झील है, उन सबका निर्धारण है वो अक्षांश व देशांतरों के आधार पर असमान है, समान विभाजन नहीं है, असमान विभाजन पाया जाता है। तो ये विवाद का कारण भी रहता है। नेक्स्ट है किसी एक तटवर्ती क्षेत्र के आधार पर, तो ये भी देखा जाता है कि कोई झील है, जैसे सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो उसमें एक तट को आधार मानकर, सुपीरियर में तो नहीं किया गया, सुपीरियर में तो ये वाला जो बेसिस है ये रखा गया है, पर उसमें मैं एक जस्ट एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक तटवर्ती क्षेत्र को ले लें अपन, पूरे विस्तार में एक तट को बेसिस मानकर अपन उसका निर्धारण करें, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी झीलें आपको पता होना चाहिए। ओंटारियो है सबसे पहले, इधर क्रम पूछा जाता है, फिर है ईरी झील है, ओंटारियो ईरी, फिर है ह्यूरन, फिर है मिशिगन और फिर है सुपीरियर। तो ये क्रम पूछा जाता है। पूर्व से पश्चिम भी पूछा जा सकता है और पश्चिम से पूर्व भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। पश्चिम से पूर्व पूछेंगे जब तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, और पूर्व से पश्चिम पूछेंगे तो ऐसे चलेंगे अपन। ये है ओंटारियो झील, ओंटारियो झील। इसकी बहुत सारी ट्रिक है, आप अपनी ट्रिक बना सकते हो। और ऐसे भी है कि ओ ईश्वर हाँ मीठी सुपारी खा, ऐसे भी है, ईश्वर को मीठी सुपारी खिलानी है तो ओ ईश्वर हाँ मीठी सुपारी खा। तो ईश्वर को मीठी सुपारी खिलाएंगे, कैसे खिलाएंगे वो याद रखना है, पूर्व से पश्चिम खिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें मिशिगन जो झील है वो सीमा नहीं बनाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब मैप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल अपने को देखने को मिलेंगे हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी झीलें हैं और विक्टोरिया झील को छोड़कर लगभग सभी महान दरार घाटी का भाग है। ये मैंने अरब सागर तक पहुँचा दिया इसको। ये इसमें देखेंगे अपन टेंगानिका, चाड झील, मलावी या नासा जो झील है, मलावी, टान्ना, टुरकाना, ऐसे करके बहुत सारी झीलें हैं, टुरकाना,
आप देखते रहना और मैप में। तो विक्टोरिया झील दरार घाटी का भाग नहीं है, ये सभी दरार घाटी का भाग है, महान दरार घाटी का भाग है। तो इसमें अपन टैली करेंगे मैप से। अरल सागर जो है वो सीमा बनाता है कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की, और कैस्पियन सागर इन 5 देशों की सीमा बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। फिर से मैप में टैली कर लेना, एक बार मैं भी बता दूंगी आपको। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में मिशिगन झील सीमा नहीं बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेट लेक्स का मैप देखते हैं अपन। तो मध्यवर्ती बिंदु के आधार पर इनका निर्धारित किया गया है, तो ये भी देख लेना आप। ये सुपीरियर, फिर मिशिगन झील यहाँ नीचे आ गई ना, ये बाउंड्री है मध्यवर्ती बिंदु को ध्यान में रखते हुए। और ये पूरा मैप देख लीजिए आप। ये ओंटारियो, फिर ईरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर, 5 जिले हो गई। ये महान झील क्षेत्र बोला जाता है इसको, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है यहाँ पर। इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ये लोहा पाया जाता है, और कोयला क्षेत्र भी है, कोयला क्षेत्र भी है। इधर अपलेशियन श्रेणी में कोयला पाया जाता है, बर्मिंघम श्रेणी में लोहा पाया जाता है, और यहाँ परिवहन की सुविधा भी है। तो इस प्रकार से ये सबसे विकसित एरिया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि मिशिगन झील के तटवर्ती जो नगर है उनका नाम पूछा जाता है, तो मिल्वाकी, शिकागो, गैरी, ये तीनों मिशिगन झील है उसके तटवर्ती नगर हैं। सुपीरियर झील है उसके जो तटवर्ती नगर है वो है डुलुथ, और सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ने वाली नहर का नाम है सू नहर। यहाँ यह है कनाडा का क्षेत्र है, सडबरी जो है कनाडा का क्षेत्र है, तांबा के लिए फेमस है। ये भी कनाडा का है, ऊपर वाला सारा भाग कनाडा का है। ये कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा है। तो आपने इसको देख लिया को मैप को। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो वो वाले मैप है। अफ्रीका की झीलें देखते हैं अपन। अफ्रीका की झीलों में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ क्लियर नहीं है ये मैप। ये अपन पहले एशिया वाला देख लेते हैं ना। एशिया में अपन ने देखना है अरल सागर। अरल सागर है ये लोकेशन मैंने ड्रॉ करी है। अरल सागर है ये। अरल सागर ये किसके मध्य सीमा बनाता है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य सीमा बनाता है। अब कैस्पियन सागर की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्पियन सागर को मैं यहाँ जूम करती हूँ। कैस्पियन सागर किन किन के मध्य सीमा बनाता है अपने पहले भी देखा है इसको एक बार। सबसे ज़्यादा तो सीमा है ये इसी के साथ बनाता है, रशिया के साथ। 1 नंबर पे तो रशिया है, ये रशिया की बाउंड्री मैंने बनाई है, रशिया के साथ सीमा है। और फिर है कजाकिस्तान, ये पूरा जो भाग है ये कजाकिस्तान के साथ है लगा हुआ इसका, ये कजाकिस्तान के साथ सीमा है सबसे ज़्यादा, ये कजाकिस्तान 1 नंबर पे, फिर रशिया, और फिर है ईरान। नीचे जो है साउथ वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये है ईरान का भाग, और अजरबैजान है और तुर्कमेनिस्तान है। तो कितनी कंट्री हो गई? कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, 5 कंट्री हो गई। अरल सागर की 2 से लगती है सीमा, अरल सागर। तो ये अपन ने देख लिया मैप। इसके साथ अपन इसका देखते हैं, अफ्रीका की देखते हैं। अफ्रीका में 4 झील का मैंने थोड़ा पहले भी बताया था आपको। 4 झील 4 देशों से सीमा बनाती हैं। नाइजीरिया है ये, चाड और कैमरून, ये है कैमरून। कैमरून को अपन ने किस में लिया था? वही विस्फोटाकार में लिया था। इसका भी एग्जाम्पल अपन ने, ये एक भाग इसका ऊपर वाला बाहर की ओर निकला हुआ है। तो ये अपन ने उस टाइम देखा था जब शेप्स ऑफ स्टेट्स पढ़ी थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं मलावी या न्यासा जो झील है ये सीमा बनाती है तंजानिया, और इसमें जो जायरे है उसमें बनाती है। ये मैंने बताया था आपको। ये है कांगो या जायरे, यहाँ विषुवतीय वर्षावन पाए जाते हैं। और ये है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और ये है कांगो जनतांत्रिक, ये रिपब्लिक और ये जनतांत्रिक, ये डेमोक्रेटिक है और ये रिपब्लिक है, ऐसे ध्यान रखना आपको। और तंजानिया, विक्टोरिया झील देखते हैं अपन। विक्टोरिया झील किन किन की मध्य सीमा बनाती है? तंजानिया, और ये यहाँ है केन्या, तंजानिया और इसके युगांडा की मध्य सीमा बनाती है। अभी मैं देख लेती हूँ एक बार। विक्टोरिया झील सीमा बनाती है युगांडा, केन्या और तंजानिया के मध्य। 4 झील नाइजीरिया, चाड, कैमरून के मध्य सीमा बनाती है। टेंगानिका, तंजानिया, जायरे, बुरुंडी की मध्य सीमा बनाती है। वो मैप क्लियर नहीं है तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, आपको एटलस से टैली करना ही पड़ेगा। ये कैस्पियन सागर और अरल सागर अपन ने देख लिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन ज्यामितीय सीमाएं। ज्यामितीय सीमाओं में अक्षांशीय और देशांतरीय सीमाएं देखेंगे अपन। तो ये 49 डिग्री कहाँ से निकलती है? 38 डिग्री किन के मध्य है? 17 डिग्री नॉर्थ, 22 डिग्री नॉर्थ, और फिर ये देशांतरीय सीमाएं आ जाएंगी। तो इनको देखेंगे अपन मैप से, वर्ल्ड मैप से। आप इनको वर्ल्ड मैप पे ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, तो आपको ये जल्दी याद होंगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अक्षांशीय सीमाएं देखते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ है यूएसए व मेक्सिको के मध्य, यूएसए व कनाडा के मध्य सीमा बनाती है, यूएसए कनाडा के मध्य। और इसको याद रखने का एक तरीका बताती हूँ मैं आपको। 141 डिग्री जो है पश्चिम है वो बनाती है अलास्का और कनाडा के मध्य, अलास्का और कनाडा के मध्य। ये अलास्का है, यूएसए का पार्ट है अलास्का और कनाडा के मध्य। 141 डिग्री ईस्ट है, दोनों याद रख सकते हो ना। तो 141 ईस्ट वो बनाती है इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के मध्य। आप जब मैप देखोगे ऑस्ट्रेलिया का तो उसके ऐसे एक भाग मिलेगा आपको, ऐसे एक भाग मिलेगा। तो ये है पापुआ न्यू गिनी। तो आपको उस टाइम पता चल जाएगा ये 141 डिग्री ईस्ट है यहाँ, 141 ईस्ट। तो 141 ईस्ट और 141 वेस्ट ऐसे याद रख लेंगे अपन इनको। तो नेक्स्ट अपन
17 डिग्री नॉर्थ अपन ने देखा था, वियतनाम अवशिष्ट सीमा देखी थी 17 डिग्री नॉर्थ, तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है। अब नहीं है, पहले थी उत्तरी वियतनाम व दक्षिणी वियतनाम, तो ये भी याद रह जाएगी आपको। और 38 डिग्री नॉर्थ है, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य है। 38 डिग्री नॉर्थ, 38 डिग्री नॉर्थ कोरिया के मध्य, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के मध्य। तो ये तो हो गई अपनी इधर वाली बातें। अब देखते हैं कि जो अफ्रीका की जो मोस्ट कंट्री है उनकी सीमाएं अक्षांशीय सीमाएं हैं, ज्यामितीय सीमाएं हैं, अक्षांशीय सीमाएं हैं। तो ये क्या है, आरोपित की गई हैं, उपनिवेशों द्वारा आरोपित सीमाओं का उदाहरण है, उपनिवेशों द्वारा आरोपित सीमाओं का उदाहरण है। अफ्रीका की मोस्ट ऑफ कंट्रीज बिना भाषा और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए ये सीमाएं आरोपित की गई हैं, आरोपित सीमाओं का उदाहरण है, अध्यारोपित सीमाओं का उदाहरण है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, गाम्बिया और बेंजुल की लोकेशन अपन ने देखी थी, यहाँ एलोंगेटेड शेप में देखी थी। गाम्बिया जिसकी कैपिटल बताई थी मैंने बेंजुल, गाम्बिया। तो ये एकमात्र उदाहरण है वृत्तीय चाप का उदाहरण है, वृत्तीय चाप सीमा जो होती है, चाप के आधार पर वृत्तीय चाप सीमा का उदाहरण एक ही उदाहरण है। तो आ सकता है कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, वृत्तीय चाप के आधार पर किसकी सीमा है, तो गाम्बिया जिसकी कैपिटल बेंजुल है उसकी सीमा है। अब देखते हैं अपन मेन जो सीमाएं हैं वो 25 डिग्री ईस्ट है, वो है मिस्र और लीबिया के मध्य है, लीबिया, मिस्र और लीबिया के मध्य है। फिर जो 22 डिग्री ईस्ट है वो सूडान और चाड के मध्य है, चाड और सूडान के मध्य है। फिर है 21 डिग्री ईस्ट, अब देखो ये है नामीबिया और इधर है बोत्सवाना। तो ये इस प्रकार से सीमा मिलेगी आपको, थोड़ी सी ऐसे मिलेगी ऐसे। तो ये है 21 डिग्री ईस्ट और ये है 20 डिग्री ईस्ट। तो इसे कंफ्यूज नहीं होना कि 20 और 21 एक साथ कैसे लिख दिए, तो इस प्रकार से है ये थोड़ा, नामीबिया और बोत्सवाना के मध्य है। और 22 डिग्री ईस्ट देख लिया। और जो 6 डिग्री वेस्ट है वो है माली और मोरिटोनिया के मध्य, ये है माली और इधर है मोरिटोनिया। तो सारी लोकेशंस हैं, आप इजीली ट्रैक कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, स्पीड कम करके भी सुन सकते हो। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास अवेलेबल। तो इन सब को आप मैप पे टैली करोगे और ऐसे नहीं सोचना कि कैसे याद होंगे, जब आप बार बार देखोगे मैप्स को तो इजीली याद हो जाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल टेंशन में नहीं आना है कि इतनी सारी फैक्ट्स जो है वो अपने को कैसे याद होंगे। तो ये सारे अपन ने चेक कर लिए हैं, इसमें से कोई रह गया हो तो आप फिर से टैली कर लेना इनको। ऑलमोस्ट मैंने बता दिए हैं सारे। यूएसए कनाडा वाली जो सीमा है ये 1818 में निर्धारित की गई थी और 1300 मील लंबी है, ये याद नहीं रखना है आपको। ये देख लिया अपन ने। वृत्तीय चाप के आधार पर भी सीमा देख ली अपन ने, गाम्बिया की है, पश्चिम अफ्रीका में गाम्बिया एक ही एग्जाम्पल है इसका। और अधिकांश सीमाएं ज्यामितीय कहाँ पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए की अधिकांश सीमाएं हैं वो ज्यामितीय है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के तो जो राज्य हैं उसकी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रांत है, उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत, पश्चिमी प्रांत ऐसे हैं, तो उनकी और यूएसए के अधिकांश राज्य हैं। यूएसए में 49 स्टेट्स का एक ये संघ है, संघ राज्य का बेस्ट एग्जाम्पल है ये, आपसे समझौते के आधार पर टिका हुआ संघ का उदाहरण है ये। तो और ऑस्ट्रेलिया भी संघीय राज्य है। यहाँ पर संघ और प्रांत दोनों की सहयोगात्मक पूर्ण नीति से इनका प्रशासन जो है वो चलता है। तो ये सब अपन ने देखा। अपन पढ़ रहे हैं भू आकार की जो सीमाएं हैं वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने जेनेटिक सीमाएं थी वो पिछले वाले लेक्चर में देखी थी। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर अपना है सीमांत पर। सीमांत क्या होते हैं? सीमा और सीमांत बिल्कुल अपने जब सीमा पढ़ी थी तब भी इन सब का एक एनालिसिस करते हुए पढ़ा था। तो सीमांत जो है वो लैटिन वर्ड है अग्रभाग, जिसका मतलब होता है फ्रंट से बना है, फ्रंट या फ्रोंस से बना है, फ्रंट शब्द से बना है जिसका मतलब होता है अग्रभाग। सीमांत जो है वो इसकी एक डेफिनेशन भी आती है, बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं बट वो याद रखना पॉसिबल नहीं है तो इसमें मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करी है। तो आप जब भी कोई बुक पढ़ो तो उसमें डेफिनेशंस अच्छे से देख लेना, डेफिनेशंस पूछी जाती है अपने एग्जाम में। तो सीमांत और सीमा पर किसने वर्क किया है ये तो अपने को सबसे पहले पता ही होना चाहिए, रेटजेल ने किया है। रेटजेल ने अपन ने उस टाइम भी देखा था जब सीमाएं पड़ी थी। तो रेटजेल का वर्क है सीमांत और सीमाओं पर। सीमांत क्या होते हैं वो देख लेते हैं। सीमांत से रिलेटेड डेफिनेशन है कि सीमांत जो है वो पूंछ नहीं है जबकि वो एक अग्रभाग है। मतलब पूंछ का मतलब होता है कि पिछड़ा हुआ भाग या पीछे का भाग, तो पूंछ नहीं है, ये क्या है अग्रभाग है। तो ये पूछा जा सकता है पूंछ नहीं हो कि क्या है अग्रभाग है, अग्रभाग है सीमांत। और सीमांत का मतलब क्या होता है? सीमांत का मतलब होता है अग्रभाग, संक्रमण क्षेत्र और तटस्थ क्षेत्र भी बोल सकते हैं अपन इसको, प्राकृतिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। अब केंद्रीय शक्ति होती है ये, तो इनमें अपन विशेषता में देख लेंगे। ये सब राज्य के समीपवर्ती क्षेत्र में प्राकृतिक तत्व है। सीमा में अपन ने पढ़ा था कृत्रिम तत्व है, मानवकृत होती है, ये है प्राकृतिक तत्व। और जहाँ विस्तार के विरुद्ध प्रतिरोधक शक्तियाँ तटस्थ हो जाती हैं, जैसे देखिए ये अपन ने अलास्का देखा था। अलास्का यूएसए का ये वाला भाग अलग है और ये अलास्का रशिया से लिया हुआ भाग है अलास्का, और ये कनाडा है। तो सीमांत का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वाला भाग पहले क्या था, जनशून्य भाग था, जनशून्य बिल्कुल अभी भी यहाँ की पॉपुलेशन कम है पर ये जनशून्य भाग था। फिर यहाँ धीरे धीरे क्या है कि जो चरवाहे और वो जो होते हैं वही घूमते थे, बिल्कुल जनसंख्या नहीं थी। फिर धीरे धीरे यहाँ पर संसाधनों की खोज हुई, फिर इसमें जनसंख्या का बसाव हुआ। तो ये सीमांत से क्या बन गया, एक परमानेंट एक क्षेत्र बन गया। फिर यहाँ डेफिनेट बाउंड्रीज बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीमांत जो है वो पहले अस्तित्व में आते हैं और सीमा बाद में अस्तित्व में आती है। सीमांत है वो वास्तविक होते हैं या फिर सीमांत क्षेत्र होते हैं, जबकि सीमाएं क्या होती है एक बाधा स्वरूप होती है, भौतिक बाधा। अपन उस टाइम भी देखा था कि सीमाएं क्या होती है भौतिक बाधा स्वरूप होती है, जबकि सीमांत जो है वो एक संक्रमण का क्षेत्र है, बाधा नहीं है ना। मिलन शक्ति भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं कि
सीमांत एक प्री डिफाइंड या अनडिफाइंड एरिया है कि यहाँ इस राज्य की सीमाएं हैं वो समाप्त हो गई है, यहाँ इस राज्य की सीमाएं हैं वो समाप्त हो गई है, और ये जो बीच का जो क्षेत्र है वो जो है संक्रमण क्षेत्र बोल सकते हैं अपन इसको, ये हो गया अपना सीमांत। तो सीमांत और सीमा में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सीमांत विस्तृत है जबकि सीमाएं हैं वो संकीर्ण है, ये डेफिनेशन है रेड जेल की। सीमांत वास्तविक है और विस्तृत है, सीमांत वास्तविक है, वास्तविक और सीमाएं संकीर्ण है, ऐसी डेफिनेशन है रेड जेल की। सीमाएं संकीर्ण है, तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशन है, कार्लसन की है, एटोफ की करके, ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन आप देख लेना उनको जब भी आप कोई अच्छी बुक पढ़ो। तो मैं यहाँ पर आपको बेसिक्स जो है वो बता देती हूँ, सीमांत और सीमा में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। नेक्स्ट देखते हैं अपन विशेषता देखते हैं सीमांत की। सीमांत की विशेषता है कि ये प्राकृतिक क्षेत्र है, अपकेंद्रीय शक्ति का परिचय का। अब देखिए अपकेंद्रीय शक्ति कैसे हो सकती है, अपन ने जब राष्ट्र और राज्य पढ़ा था तब अपने एक कंसेप्ट समझा था, राष्ट्र और राज्य। राज्य क्या देखा था अपन ने, राज्य वैधानिक तथ्य होता है, कानूनी तथ्य होता है, तो उसी हिसाब से अपन देखना चाहिए। और राष्ट्र क्या होता है, एक भावनात्मक तथ्य होता है, भावनात्मक या सांस्कृतिक तथ्य बोल सकते हैं। उसी प्रकार से सीमा है वो वैधानिक है। यहाँ जस्ट एक रिलेशन, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बट मैं इसको समझाने के लिए बोल रही हूँ आपको। भावनात्मक है राष्ट्र, उसी प्रकार से सीमांत जो है वो भी भावनात्मक है। ये इनका क्या आधार हो सकता है, राष्ट्रीय आधार हो सकता है, भाषा इनका आधार हो सकता है, धर्म इनका आधार हो सकता है, धर्म भाषा के आधार पर ये संस्कृति इनका आधार हो सकता है। सीमांत का आधार बता दी हूँ मैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से सीमांत क्या है, अपकेंद्रीय शक्ति है, राज्य का ध्यान जो है वो बाहरी क्षेत्र की ओर खींचती है। सीमांत क्या करते हैं, राज्य का ध्यान बाहरी शक्तियों की ओर आकर्षित करते हैं। तो अपकेंद्रीय शक्ति का परिचायक है, संक्रमण क्षेत्र है, ये अपन ने देख लिया था, और अग्रभाग है, ये भी अपन ने देख लिया था। सीमांत क्या है, अग्रभाग है, पूंछ नहीं है, अग्रभाग है, बाहरी क्षेत्र है, बाह्य शक्ति के रूप में कार्य करते हैं, राज्य का ध्यान बाहर की ओर खींचते हैं, अपकेंद्रीय शक्ति। जबकि सीमाएं हैं वो अभिकेंद्रीय शक्ति हैं। सीमा का मतलब क्या होता है कि राज्य में रहने वाले लोग उस बाउंड्री में आबद्ध है, उस क्षेत्र में घिरे हुए हैं, आबद्ध है, उससे बंधे हुए हैं। सीमा का मतलब होता है बंधे होना, जबकि सीमांत का ऐसा कंसेप्ट नहीं है, बाह्य शक्ति के रूप में कार्य करता है। और सीमांत क्षेत्रीय इकाई है जो अतीत की सम्मतियों से जुड़े हैं, जबकि सीमाएं क्या है, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। ये भी अपन ने देखा था, सीमाएं वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था का अंग है। तो ये अपन इन सबका एक कंपैरिजन करते हुए पढ़ रहे हैं ताकि अपन को सीमांत और सीमाएं अच्छे से याद हो जाए। अब देखिए सीमाओं का प्रकार पढ़ा था, तो सीमांत का भी प्रकार पढ़ेंगे। सीमांत 4 प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक सीमांत, सांस्कृतिक सीमांत, संस्कृति के आधार पर, प्राकृतिक के आधार पर पर्वत, नदी, झील, इस प्रकार से हो सकते हैं। सांस्कृतिक में भाषा, धर्म, समुदाय के आधार पर हो सकते हैं। और राजनीतिक कैसे हो सकते हैं, शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयां हैं वो उन अपनी जो सीमाएं हैं उनको निर्धारित कर ले, और बीच का जो संक्रमण क्षेत्र रह जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, राजनीतिक सीमांत बोलेंगे। फिर हो गया भौगोलिक सीमांत। भौगोलिक और प्राकृतिक में, जैसे प्राकृतिक में तो केवल नदीकृत तो यही आएंगे, भौगोलिक में मानवकृत भी आ जाएंगे और प्राकृतिक भी आ जाएंगे। भौगोलिक शब्द का मतलब आपको इससे लेना है भौतिक प्लस प्राकृतिक। भौगोलिक शब्द का मतलब होता है भौतिक प्लस प्राकृतिक। तो कहीं भी भौगोलिक शब्द आए तो आपको उसको तुरंत 2 भागों में बांट लेना है, भौतिक प्लस प्राकृतिक। अब अपन इनका एग्जाम्पल देखते हैं। प्राकृतिक जो सीमांत है वो सबसे प्राचीनतम है, तो प्राथमिक सीमांत भी बोल सकते हैं अपन इनको, प्राथमिक सीमांत या प्राकृतिक सीमांत। पर्वतों के आधार पर, नदियों के आधार पर, झीलों के आधार पर, मरुस्थलों के आधार पर, प्राकृतिक जो भी भूदृश्य हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। मरुस्थल दलदलकृत हो सकते हैं ये, तो इस प्रकार से ये सब सीमांत हो गए। तो इसका एग्जाम्पल इसमें दिया है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत और चीन के मध्य प्राकृतिक सीमांत का उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश। तो पर्वतीय भाग है अरुणाचल प्रदेश, तो ये पर्वतकृत सीमांत का उदाहरण हो गया अपने। नेक्स्ट देखते हैं अपन संस्कृति के क्या क्या अंग है, अपन ने कल्चर में पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए। ये है 2 राज्यों के मध्य भिन्न समुदाय का क्षेत्र है। तो इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, भारत में नागा जनजाति है, भारत और चीन के मध्य, भारत चीन के मध्य। और इराक में जो कुर्द है, कुर्द लड़ाके आपने सुना होगा, कुर्द लड़ाके बहुत ज़्यादा, जो इस्लामिक स्टेट है उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, ISIS है, कुर्द लड़ाके। तो कुर्दिस्तान जो क्षेत्र है, अब देखिए कुर्द जो है वो सबसे पुराने, ये अपने आप को एक राष्ट्र घोषित किए हुए, जबकि ये राष्ट्र नहीं है, उनको UNO या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा उनको राष्ट्र की संज्ञा या फिर राष्ट्र की जो मान्यता है वो नहीं दी गई है, पर ये एक राष्ट्रीयता का भाव है। तो ये एक राष्ट्र है, राज्य नहीं है। कुर्द ईरान, इराक राज्य है, जबकि कुर्द है वो राज्य नहीं है, एक राष्ट्र है। इनमें राष्ट्रीयता की भावना है। तो राष्ट्र में भी अपन ने पढ़ा था, ग्रीस जो है, भारतीय, चाइनीज, ये सब क्या है, राष्ट्र हैं और राज्य भी हैं। राष्ट्र राज्य का उदाहरण है और सबसे पुराने राष्ट्र में भी इनकी गिनती होती है। तो राष्ट्र में आप समझे होंगे, राष्ट्र को एक अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको, डिटेल में चली जाऊंगी तो दिक्कत होगी। बट आप देखिए फ्रेंच अपन बोलते हैं, तो फ्रेंच का मतलब क्या होता है, फ्रांसीसी या फिर फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले। तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले जरूरी थोड़ी कि फ्रांस में ही रहे, वो तो कहीं भी रह सकते हैं ना। तो एक राष्ट्र में बहुत सारी राष्ट्रीयता हो सकती है, एक राज्य में बहुत सारी राष्ट्रीयता हो सकती है। तो इस प्रकार से है। तो ये इस वाले एग्जाम्पल से आप जरूर समझे होंगे। मैंने उस टाइम थोड़ा जल्दी करा दिया था राष्ट्र राज्य, तो मेरे को लगता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं जरूर से कोशिश करूंगी सभी का रिप्लाई करने की। पूछ सकते हैं आप कुछ भी कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अपन देखते हैं राजनीतिक सीमांत। तो ये तो बहुत ईजी है, राजनीतिक सीमांत आप इजीली समझ जाएंगे कि 2 शक्तिशाली राष्ट्र हैं और उनके मध्य एक जो क्षेत्र है वो पिस गया है बिल्कुल, ये वाला भी इस पर दबाव बना रहा है और ये वाला भी इस पर दबाव बना रहा है, फिर भी ये अपनी क्या है, स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश करता है। तो ये राजनीतिक सीमांत का उदाहरण है। तो ये अपन देखेंगे, जैसे चाइना और रशिया के मध्य क्या है, चीन और रूस के मध्य है मंगोलिया।
BS की जलवायु है, अपन ने देखा था, गोबी डिजर्ट। मंगोलिया, नेपाल और भूटान किसके मध्य है? भारत और चीन के मध्य। ये भी राजनीतिक सीमांत का उदाहरण है, नेपाल और भूटान। USSR से अलग 15 स्वतंत्र राष्ट्र जो हैं, स्लोवाकिया और भी कई सारे राष्ट्र हैं, आप उनको देख लेना। USSR से अलग हुए तो वो भी स्वतंत्र हुए राष्ट्र हैं, वो भी राजनीतिक सीमांत का उदाहरण है। तो इसमें शक्तिशाली राजनीतिक इकाइयाँ होंगी और उनके द्वारा पृथक क्षेत्र होगा, या बफर स्टेट जब अपन पढ़ेंगे तो वो सेम ही कंसेप्ट है, बफर स्टेट भी बोलते हैं इनको, बफर स्टेट। किसी प्रकार से उन दोनों राजनीतिक जो बहुत शक्तिशाली राष्ट्र हैं और उनके भी मध्य अपना बैलेंस बनाए रखना, अपना अस्तित्व बचाए रखना, वो इनका काम होता है। तो ये बफर स्टेट में अपन पढ़ेंगे। लैंड लॉक कंट्रीज भी होते हैं ये, ऑलमोस्ट लैंड लॉक कंट्री में भी अपन ने देखा था बफर स्टेट है, जैसे नेपाल बफर स्टेट भी है और लैंड लॉक कंट्री भी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं भौगोलिक सीमांत। भौगोलिक सीमांत में क्या होगा कि राज्य का सीमावर्ती भाग जनशून्य व आर्थिक विकास से वंचित। भौगोलिक सीमांत का उदाहरण है, जैसे थार डेजर्ट से अपन एग्जाम्पल याद रखेंगे तो अपन इजीली उसको डिफाइन भी कर पाएंगे। जैसे थार डेजर्ट है तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य भौगोलिक सीमांत का उदाहरण है। तो यहाँ क्या है कि जनशून्य क्षेत्र है, ये जनसंख्या नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं नहीं होने से ये लोग क्या है, राष्ट्र से जुड़ाव जो है वो महसूस नहीं करते, राष्ट्र से इनका जुड़ाव कम होता है। और एक ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सीमांत जो होते हैं ये सुविधा विहीन क्षेत्र है, सुविधा विहीन क्षेत्र है, यहाँ सुविधाएं बहुत कम होती है और राष्ट्र से जो है इनका जुड़ाव कम होता है, वंचित क्षेत्र होते हैं ये आर्थिक, और जो भी लाभ अन्य सेंटर के आसपास वाले जो क्षेत्रों को मिलते हैं वो लाभ इनको नहीं मिल पाते हैं। सीमांत के जो ये दोनों ही, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमांत का क्षेत्र है थार डेजर्ट, तो यहाँ पर पाकिस्तान भी अपना जो डेवलपमेंट है वो नहीं करना चाहेगा और भारत भी इस पर क्या कि बाउंड्रीज जरूर जो है उन पर वर्क करेगा कि भाई सुरक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इनके जो लोग हैं यहाँ, थोड़े बहुत जो भी जनसंख्या रहती है, उनको बिजली पानी ये आधारभूत सुविधाएं इनकी हमेशा से कमी रहती है यहाँ पर। तो ये भी आप देख लेना जब एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए कि सीमांत अत्यंत विकसित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर लोगों को अच्छी सुविधाएं होती है, जीवन सुविधाएं बेहतर होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सीमांत सुविधा विहीन क्षेत्र होते हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, सीमांत और सीमा में जो भी अपन ने पढ़ा है उसको अपन एक अंतर देखते हैं तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। सीमांत प्राकृतिक होते हैं, सीमाएं कृत्रिम होती है। सीमांत है वो दो राष्ट्रों को जोड़ते हैं, संक्रमण क्षेत्र होते हैं, जबकि सीमाएं क्या होती हैं, विच्छेदक तत्व होते हैं। ये अपन ने उस टाइम भी पढ़ा था कि सीमाएं क्षैतिज में होकर ऊर्ध्वाधर तल स्वरूप होती हैं, और इसका मतलब मैंने वहाँ बहुत अच्छे से समझाया था, तो मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सीमांत क्षेत्रीय विशालीय होते हैं। रेडजेल ने कहा है कि सीमांत वास्तविक होते हैं, तो वास्तविक होंगे तो इसका मतलब उनका कुछ ना कुछ क्षेत्र होगा ना। और सीमाएं होती है वो क्या होती है, रेखिक होती हैं, ऊर्ध्वाधर तल होती हैं और भौतिक बाधा होती है, बाधा दीवार जैसी होती है, बिल्कुल दीवार जैसी होती है, रिजिड होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सीमांत अपकेंद्रीय शक्ति होती है, राज्य का ध्यान बाहर की ओर खींचती है, राज्य का ध्यान बाहर की ओर खींचती है, बाहर की ओर। जबकि सीमाएं क्या होती है, अभिकेंद्रीय होती है, राज्य के नागरिकों को सेंटर से बाध्य करके रखती है, केंद्र से बाध्य करके रखती है, केंद्र से बाध्य करके या बांध कर रखती है। तो अपकेंद्रीय शक्तियों का उदाहरण है सीमा। सीमांत संक्रमण क्षेत्र है, ये मैंने भी बताया ना, संयुक्त तत्व है और संक्रमण क्षेत्र है, फ्लेक्सिबल है। जबकि सीमा क्या है, अस्थानांतरण का क्षेत्र है, रिजिड होती है। एक बार बाउंड्रीज बना दी तो उसके बाद इधर वाले इधर नहीं आ सकते और इधर वाले इधर नहीं जा सकते, बिल्कुल रिजिड है ये। नेक्स्ट है कि ये अतीत की याद दिलाते हैं और ये वर्तमान व्यवस्था का अंग है। सीमांत धीरे धीरे, सीमांत में जैसे पहले सुविधाएं नहीं होती, फिर यहाँ पर सुविधाएं डेवलप होगी, तो सुविधा डेवलप होने के बाद या फिर कुछ संसाधन और उनका विकास होने के कारण यहाँ पर फिर ये क्या है, सीमांत ही सीमा है या फिर वर्तमान व्यवस्था है, उसका भाग बन जाते हैं। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सीमा निर्धारण के चरण क्या क्या हैं। तो इनको आप ऐसे याद रख सकते हो, एड होती है ना, एडवर्टाइजमेंट, उससे याद रख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट में भी अगर आपको इनमें भी कंफ्यूजन हो तो दिल और दिमाग ऐसे याद रख सकते हो आप, दिल और दिमाग। मतलब इतना वो नहीं है कि आपको कंफ्यूजन हुए। देखिए इसको अपन समझ लेते हैं तो फिर आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक कोई क्षेत्र है तो अपन को क्या है कि बहुत बड़ा ऐसे कोई रैंडम क्षेत्र है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निश्चय करना पड़ेगा कि अपन ना इसकी बाउंड्री बना देते हैं, इसको एक निश्चित शेप देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, निश्चय करेंगे, फिर अपन उसका सहमति से, जैसे कि यहाँ एक स्टेट है, स्टेट 1 है, यहाँ पर स्टेट 2 है, यहाँ पर स्टेट 3 है, इसकी बाउंड्री भी तो बहुत सारी स्टेट से लग रही होगी। तो अपन क्या करेंगे कि उन सबसे परमिशन लेके या उन सब की सहमति से क्या करेंगे, अपन निर्धारण करेंगे, सहमति से निर्धारण करेंगे कि ठीक है अपन को इसका एक एरिया है, इसका निश्चित अपन को निर्धारण करना है, इसकी सीमा निर्धारण करनी है। तो अपन ने निश्चय किया सबसे पहले कि ये क्षेत्र है, इसको निश्चित शेप देनी है, फिर अपन निर्धारण करेंगे और फिर उसका अंकन कर देंगे। अंकन कैसे करेंगे, जैसे मैप पे अंकन कर सकते हैं अपन, उसका मैप पे कर सकते हैं, और जैसे कोई मार्क लगा सकते हैं ना, जैसे मार्केशन कर सकते हैं सीमाओं का, किसी बुक में जैसे रजिस्ट्रार होते हैं उनमें अपन उसका मार्केशन कर देंगे। तो ये सीमा निर्धारण के चरण हो गए। तो आपको सीमांत और सीमा में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और सीमा निर्धारण के जो चरण है, 3 चरण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, 2-3 बार अपने क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, ऐड से आप याद रख सकते हो, ऐड। तो कैसे भी करके अपने को याद होना चाहिए चैप्टर, क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए, अपना मेन जो मोटिव है वो यही है। नेक्स्ट देखते हैं अपन मूल क्षेत्र व आधार क्षेत्र। मूल क्षेत्र व आधार क्षेत्र क्या होता है, जैसे अपने को नाम से ही पता चल रहा है, पहली बात तो मूल का मतलब होता है ओरिजिन या उत्पत्ति क्षेत्र, जहाँ से किसी भी क्षेत्र का उद्भव होता है, उत्पत्ति होती है, तो उसको अपन बोलेंगे मूल क्षेत्र। और आधार क्षेत्र का मतलब होता है कि उस क्षेत्र को
एक आधार प्रदान करता है, आर्थिक आधार प्रदान करता है, सामाजिक आधार प्रदान करता है, सांस्कृतिक आधार प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आधार क्षेत्र हो गया। तो मूल क्षेत्र में क्या होगा, वो राजनीतिक भूगोल जो है उसमें उपरोक्त दोनों का ही समान महत्व है। सबसे पहले तो ये नहीं है कि मूल क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आधार क्षेत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों का समान महत्व है। नेक्स्ट इसमें किसका वर्क है, डबेंट विटलसी का वर्क है। इसमें विटलसी का वर्क है। विटलसी के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, अमेरिकन है ये, और कृषि भूगोल में भी इनका वर्क है। सीक्वेंट ऑक्यूपेंस में इनका वर्क है। सीक्वेंट ऑक्यूपेंस अनुवर्ती दखल जो है, व्यवसाय में अनुवर्ती दखल की जो प्रोसेस है वो इन्होंने बताई है, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस। तो इसको आप फिर से देख सकते हो, जहाँ अमेरिकन थिंकर्स मैंने कवर किए हैं वहाँ सब मैंने कराए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं मूल क्षेत्र और इनमें अंतर क्या है, या फिर मेन इनमें कोर कंसेप्ट क्या है इनका वो देखते हैं। मूल क्षेत्र को क्या बोल सकते हैं, प्रौढ़ क्षेत्र बोल सकते हैं, उद्गम क्षेत्र बोल सकते हैं, किसी भी क्षेत्र का ओरिजिन होता है वहाँ से। तो इस पर सबसे ज़्यादा वर्क किया है, सबसे पहले वर्क किया है फेब्रे ने। फेब्रे फ्रांसीसी है, लूसियन फेब्रे। लूसियन फेब्रे का और क्या वर्क है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लूसियन फेब्रे का वर्क है और इस पर विटलसी का भी वर्क है। नेक्स्ट है गार्डन ईस्ट ने देश का सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र बताया। तो गार्डन ईस्ट ने, तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि किसने मूल क्षेत्र को देश का सर्वाधिक संसाधन संपन्न क्षेत्र का है, तो गार्डन ईस्ट ने कहा है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में सर्वाधिक सघन बसा संसाधन संपन्न और विकसित क्षेत्र है। तो आप बता सकते हैं कि भारत का मूल क्षेत्र क्या होगा, सर्वाधिक जो भारत का पोषण देने वाला क्षेत्र है या सर्वाधिक संपन्न है, सबसे सघन बसा क्षेत्र है वो क्या है, तो अपना गंगा मैदान है। गंगा मैदान सर्वाधिक पॉपुलेटेड क्षेत्र है ये अपना, बिहार पश्चिम बंगाल वाला। नेक्स्ट देखते हैं अपन आधार क्षेत्र। आधार क्षेत्र में क्या होगा कि ये राज्य का आर्थिक हृदय होता है, आर्थिक आधार प्रदान करता है। और यहाँ क्या होता है, परिवहन सड़कों की सघनता, और ये सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र होता है। परिवहन और सड़कें ये यहाँ पर अत्यधिक विकसित स्वरूप में मिलते हैं। नेक्स्ट है राज्य का सर्वाधिक आर्थिक संपन्न क्षेत्र है, ये आर्थिक आधार है ये राज्य का। और सामान्यतः मूल क्षेत्र व आधार क्षेत्र एक ही होते हैं, तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सामान्यतः एक ही होते हैं। और अगर किसी क्षेत्र का अलग अलग हो तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन विश्व के प्रमुख मूल क्षेत्र देखते हैं। यहाँ मैंने इसका मैप इंक्लूड नहीं किया है, बट आप इनको सबको टैली कर लेना, फिर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर से इसको डिस्कस कर लूंगी। जापान का क्वांटो मैदान है। अब आप क्वांटो मैदान की लोकेशन देखोगे, जब जापान का मैप देखोगे तो जो होंशु क्षेत्र है, होक्काइडो और होंशु, मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको, होक्काइडो फिर होंशु जो है, होंशु सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जापान का, और यहाँ क्वांटो है। और यहाँ जापान की जो टोक्यो जो है कैपिटल, वो भी इसी क्षेत्र में है, टोक्यो होंशु द्वीप पर है। और क्वांटो मैदान भी इसी में है। नेक्स्ट है इरावदी डेल्टा। इरावदी डेल्टा है, चावल के लिए फेमस है। गंगा मैदान गेहूं और चावल, सॉरी चावल के लिए है, गेहूं नहीं, चावल के लिए है, बिहार और पश्चिम बंगाल। पेरिस बेसिन फ्रांस का। इटली में टाइबर नदी का जो क्षेत्र है वो। थाईलैंड में चायोफ्राया नदी बेसिन है। और टर्की में एशिया माइनर वाला जो क्षेत्र है। इंग्लैंड में थेमस बेसिन है। और अर्जेंटीना का पंपाज घाट क्षेत्र है। और बांग्लादेश में पद्मा घाटी है। इन सबको आप टेली कर लीजिएगा, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो देख लीजिएगा। अगर नहीं मिले तो फिर मैं फिर डिस्कस कर लूँगी इसको। ये सभी नदी बेसिन वाले क्षेत्र हैं मेनली। नेक्स्ट देखते हैं अपन राजधानी मैप अगर मैं इसमें इंक्लूड करूँ तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगी इनको फिर कभी एक्सप्लेन कर दूँगी मैं, तो आप इनको कोशिश जरूर कीजिएगा एक बार। तब मैंने यहाँ छोड़ा इसको। राजधानी पे वर्क देखते हैं अपन। राजधानी क्या होती है, राजधानी को आपको पता है कि सबसे मुख्य जो नगर होता है या प्राथमिक जो नगर होता है वो होता है राजधानी। रेड जेल ने राज्य का प्राथमिक नगर का है, तो ये भी ध्यान रख सकते हो। किसने प्राथमिक नगर का है, तो रेड जेल ने कहा है। और राज्य की संरचना का सबसे जीवित या मूर्त तत्व होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रशासन होता है वो कहाँ एक्टिव होता है, राजधानी में। राजधानी में प्रशासन सबसे ज़्यादा सक्रिय कहाँ होता है, जितने भी प्रशासनिक व्यक्ति होते हैं उन सबके आवास होते हैं यहाँ पर, मुख्यालय होते हैं, मुख्यालय, परिवहन भी अच्छा होता है यहाँ का, सब फैसिलिटीज होती हैं यहाँ पर। तो इसको क्या बोला है, जीवित तत्व बोला है, जीवित मूर्त तत्व बोला है। नेक्स्ट है राजधानी बनने के कारण। अब देखिए राजधानी किस आधार पर बनती है, तो भावनात्मक कारण हो सकता है, ऐतिहासिक कारण हो सकता है, भौगोलिक कारण हो सकता है, सुरक्षात्मक कारण हो सकता है और राजनीतिक कारण हो सकता है। ये सब कारण है। तो जैसे दिल्ली है, दिल्ली ऐतिहासिक कारणों से बनी हुई राजधानी है दिल्ली, क्योंकि ये इतिहास में पहले भी कई जो साम्राज्य है उनकी राजधानी रह चुकी है दिल्ली। तो इस प्रकार से दिल्ली का जो है वो ऐतिहासिक महत्व है। सुरक्षात्मक कारणों से बन सकता है और राजनीतिक कारणों से बन सकता है, और भावनात्मक कारणों से या सांस्कृतिक कारणों से भी राजधानी बनाई जा सकती है। तो ये राजधानी बनने के कारण है। अब है राजधानियों के प्रकार। राजधानियों के प्रकार में प्राकृतिक व कृत्रिम राजधानी हो सकती है, और प्राथमिक व गैर प्राथमिक हो सकती है, संघात्मक व एकात्मक राजधानी हो सकती है। तो इन सब के एग्जाम्पल देखेंगे अपन, संघात्मक व एकात्मक, विभाजित व अविभाजित। तो इन सब के एग्जाम्पल और उदाहरण देखते हैं अपन। प्राकृतिक में है, प्राकृतिक व कृत्रिम में है लंदन और कैनबरा जो है, लंदन और पेरिस जो है वो है प्राकृतिक राजधानियां हैं, प्राकृतिक। और कृत्रिम राजधानी में है कैनबरा और ब्रासीलिया। ब्रासीलिया पहले रियो डी जेनेरियो थी, ब्राजील की जो कैपिटल थी वो रियो डी जेनेरियो थी, और अभी है ब्रासीलिया। तो ये फॉरवर्ड कैपिटल का भी एग्जाम्पल है, फॉरवर्ड कैपिटल का एग्जाम्पल है। कृत्रिम में इस्लामाबाद भी है, इस्लामाबाद। तो प्राकृतिक का मतलब एक सांस्कृतिक नगर हो गया, जैसे
शुरू से ही वही राजधानी रही है। और कृत्रिम का मतलब किसी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए अगर अपन राजधानी बनाए उस क्षेत्र को तो वो हो गई कृत्रिम राजधानी अपनी। प्राकृतिक का मतलब पहले से सांस्कृतिक कारणों से किसी देश की राजधानी रही हो, और कृत्रिम का मतलब बाद में उसको विकास करने के उद्देश्य से राजधानी बनाया गया हो। इसी प्रकार से प्राथमिक व गैर प्राथमिक। अब प्राथमिक का मतलब क्या होगा कि उस कंट्री का या उस नेशन का सबसे बड़ा नगर है, अगर वही राजधानी है तब तो वो प्राथमिक राजधानी हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ा नगर है वो अलग है और जो राजधानी है वो अलग है, जैसे अपना मुंबई सबसे बड़ा अपने देश का नगर है जबकि अपनी राजधानी है दिल्ली, तो दिल्ली एक गैर प्राथमिक राजधानी का उदाहरण है। प्राथमिक राजधानी कहाँ मिलेगी, जैसे अविकसित राष्ट्र होंगे वहां मिलेंगी। अविकसित या सुविधाएं हैं वो एक ही क्षेत्र में जैसे इकट्ठी होगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया का एक भाग पूरा डेजर्ट है वो खाली पड़ा है, जबकि एक भाग जो जनसंख्या है वो तटीय भागों में ही केंद्रित है। और अफ्रीका हो गया, दक्षिण अमेरिका के जो अधिकांश देश हैं उनमें प्राथमिक राजधानी का जो उदाहरण अपने को वो देखने को मिलता है। तो अपन देखते हैं इसमें प्राथमिक और गैर प्राथमिक देखते हैं। गैर प्राथमिक में है बीजिंग, जैसे चीन का सबसे बड़ा नगर है वो शंघाई है, शंघाई मैनचेस्टर भी बोलते हैं। भारत में दिल्ली दिया हुआ है, यहाँ गैर प्राथमिक राजधानी है। और भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई, इसका है कराची, और ये इस्लामाबाद राजधानी है। कनाडा में ओटावा इसकी कैपिटल है, और अंकारा है ये टर्की की कैपिटल है। टर्की ओटावा है कनाडा की। तो ये आपने देख लिया। प्राथमिक जो सबसे बड़ा नगर भी है और वहाँ की कैपिटल भी है, तो ऐसे है बर्लिन पेरिस फ्रांस की, बर्लिन जर्मनी की, तो इस प्रकार से लंदन ग्रेट ब्रिटेन की, टोक्यो जापान की। इसमें दिया हुआ मेक्सिको सिटी मेक्सिको की। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के जो भी देश हैं उनमें प्राथमिक राजधानी है, उसके उदाहरण अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं संघात्मक व एकात्मक। संघात्मक व एकात्मक का मतलब हुआ संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था, अपन ने पहले भी देखी थी। और यहाँ सहयोगात्मक भावना रहती है, एक सहयोग की भावना रहती है, सहयोगात्मक भावना। तो इसमें देखते हैं पेरिस कोपेनहेगन जो है ये एकात्मक के उदाहरण। अपन ने एकात्मक में देखा था कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सभी एकात्मक प्रशासन के उदाहरण है, यूरोपियन कंट्रीज। जबकि जो यूएसए है, यूएसए ऑस्ट्रेलिया, यहाँ संघ का सबसे जो बेस्ट जो परफॉर्मा है वो यहाँ पाया जाता है संघ का, क्योंकि ये सहयोग के आधार पर बने हुए हैं। जबकि भारत है वो एक आरोपित संघ का उदाहरण कह सकते हैं अपन, और पूरी तरह से भारत है वो संघात्मक व्यवस्था भी नहीं है, उसमें एकात्मकता का जो तत्व है वो भी दृश्यमान होता है। तो एकात्मक और संघात्मक दोनों व्यवस्थाओं का मिश्रित स्वरूप है भारत में, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जबकि ऑस्ट्रेलिया प्रांतों का संघ है, 5-6 जो प्रांत हैं पहले अपने सामूहिक हितों के लिए एकीकृत होते हैं, तो उसको संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं। देखते हैं अपन वाशिंगटन, कैनबरा और नई दिल्ली, ये है संघात्मक जो देश होगा उसकी जो राजधानी होगी उसको अपन संघात्मक राजधानी बोल देंगे। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने को चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं अपन विभाजित व अविभाजित। विभाजित व अविभाजित को अपन कैसे देखेंगे कि एक देश है उसकी राजधानी में अलग अलग जैसे प्रशासन बना दिया अपन ने, कि जो प्रिटोरिया है ये प्रशासनिक राजधानी हो गई, प्रशासनिक राजधानी हो गई। और बेल फाउंटेन है ये न्यायिक राजधानी हो गई, न्यायिक व्यवस्था यहाँ होगी इसकी, न्यायिक व्यवस्था। और ये जो पार्लियामेंट्री है ये यहाँ हो जाएगी, संसदीय व्यवस्था है वो इस वाले शहर है इसमें होगी। तो ये विभाजित हो गई, सभी व्यवस्थाएं एक ही जगह नहीं होकर अलग अलग हो गई। जब जैसे अपने नई दिल्ली में सारा सिस्टम है, प्रशासनिक, पार्लियामेंट्री, न्यायिक व्यवस्था सब अपने नई दिल्ली में केंद्रित है, तो ये तो अविभाजित हो गई। इसी प्रकार से इस्लामाबाद पाकिस्तान की है और ढाका बांग्लादेश की कैपिटल, ये अविभाजित राजधानी है। जबकि ये अपने को ध्यान रखना है, इसको अपन ऐसे एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, जैसे फाउंटेन का पेन आता है तो ऐसे याद रख सकते हैं अपन कि जो, और बेल से भी याद रखते हैं। बेल होती है ना, बेल होती है जैसे जमानत बोलते हैं अपन, तो जमानत मिलती है वो न्यायिक व्यवस्था से रिलेटेड हो गया ना जमानत शब्द जो है, या फिर पेन से जो जज है वो पेन से फैसला करता है। तो इस प्रकार से न्यायिक जो राजधानी है वो है बेल फाउंटेन। और प्रशासनिक जो ड्रेस होती है, सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी ड्रेस होती है वो बहुत प्रिटी होती है। तो प्रिटोरिया से प्रशासनिक कैसे याद रख सकते हैं। और जो कैप कौन लगाते हैं, नेता लोग हैं वो कैप लगाते हैं, तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हो। नहीं याद रखना चाहो तो अपने हिसाब से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है बोलीविया। बोलीविया की राजधानी है लापाज और सुक्रे। तो लापाज में पे आ रहा है तो ये है प्रशासनिक, मैंने तो ऐसे ट्रिक बनाई है छोटी सी एक। लापाज को ऐसे याद रख सकते हैं, लापाज है वो प्रशासनिक है, और बाकी बचा शुक्र। तो शुक्र है न्यायिक व्यवस्था अच्छी है, तो न्यायिक हो गई ये न्यायिक। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, अपने हिसाब से भी याद रख सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रकार से आपको चीज़ें याद रहे उस प्रकार से आप याद रख सकते हो। तो ये सारी स्लाइड्स अपन ने ऑलमोस्ट देख ली हैं, इसमें कुछ भी नहीं रहा। और भारत की नदियाँ मैंने आपको याद करने के लिए बोली है, या फिर आप लोकेशन देखो, नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। तो मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूँ आपको। भारत की जो नदियाँ हैं मेन कौन कौन सी सीमा बनाती हैं, तो वो मैं बताती हूँ। इसमें है एक तो मेन अपने है सिंधु नदी, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है सिंधु नदी, इससे निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, और ये भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाते हुए अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। अरब सागर में कराची है पोर्ट सिटी, यहाँ कराची है, कराची पोर्ट सिटी है, कराची पाकिस्तान का फेमस है। और ये गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। इतनी सारी बातें आपने देख ली। नेक्स्ट है यहाँ सतलज नदी है, वो भी भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है, सतलज नदी। और एक यहाँ है झेलम नदी भी जम्मू कश्मीर में बेरीनाग झील से निकलती है, झेलम नदी भी सीमा बनाती है। तो झेलम, सतलज और सिंधु कितनी हो गई, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाली 3 नदियां हो गई। और नेपाल जो है उससे सीमा बनाती है महाकाली या शारदा नदी है, वो नेपाल और भारत की सीमा बनाती है। यहाँ गंगा नदी है,
हुगली नदी है। बांग्लादेश और भारत की सीमा बनाती है। और इधर कलादान नदी है, वो म्यांमार और भारत की सीमा बनाती है। कलादान नदी है, कलादान नदी, वो म्यांमार भारत की सीमा बनाती है।